गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। बेटा हम लोग प्रॉब्लम इन एसआरएस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, क्लियर है? गुड मॉर्निंग सर। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तो कंप्लीट रिक्वायरमेंट गैदर करना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रिक्वायरमेंट लगातार ऑल्टर होती रहती है, चेंज हुआ करती है। इसलिए आप कहिए कि कभी भी आप यूजर से कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन ले लेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो आपका प्रोजेक्ट कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। क्लियर है ना इतनी बात मेरी? यस सर। Requirement are continuously generated. Defining the complete set of requirement the starting is very difficult. शुरुआत में अगर मैं आपसे कह दूं कि आप सारी रिक्वायरमेंट बता दीजिए, तो जरूरी नहीं कि आप सारी रिक्वायरमेंट बता देंगे। तो सिस्टम को समझने के बाद आदमी अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीटली प्रोवाइड कर पाता है। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है बेटा? यस सर। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि सारी चीजें आपकी इकट्ठी हो जाएं, सारे डिटेल आपको इकट्ठे हो जाएं, तब आप शुरू करोगे, तो आप कभी भी आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होगा। इस तरह से the general trends among software developers show that they are over dependence on case tool. पर ओवर डिपेंडेंसी किसी भी चीज पर ज्यादा फायदेमंद नहीं होती है जब तक आपको सही तरीके से और बैलेंस में टूल को यूज करना नहीं आता है। The software project are generally given tight project schedule. तो जो प्रेशर कस्टमर के द्वारा कैरिड आउट होता है कंप्लीट करने के लिए, उसमें तमाम सारी गलतियां हो जाती हैं, हम चीजों को समझ नहीं पाते। तो हम क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की एलिस्टेशन या एनालिसिस फेज को सबसे कम टाइम देते हैं, जिसकी वजह से डिजास्टर्स अकर हो सकता है। क्लियर है? तो ये प्रॉब्लम है एसआरएस की। पहले ओवर डिपेंडेंसी ऑन केस टूल, कि हम केस टूल का ज्यादातर यूज करते रहते हैं और रियल सिस्टम्स को समझ नहीं पाते, और ये सोचते हैं कि जो हमारा सिस्टम में डेवलप करना है वो रियल सिस्टम से अलग कैसे होगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए उसके अलावा द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आर जनरली गिवन टाइट शेड्यूल। हर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को एक टाइट शेड्यूल दिया जाता है। टाइट शेड्यूल का मतलब क्या हो गया कि आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, उसमें आपको मैक्सिमम चीजें कंप्लीट करनी पड़ती हैं, टाइम, स्कोप और कॉस्ट का इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। तो अगर आप एनालिसिस फेज को सबसे कम समय देंगे तो आप एक डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। आपको जब नॉर्मल पढ़ने का है
क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। हमें लगा तुम कुछ कह रहे हो, नॉर्मल कुछ हो गया, क्या हो गया? अरे वो बहन कुछ पूछ रही थी सर। अच्छा चलो ठीक। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम सही तरीके से रिक्वायरमेंट एनालिसिस नहीं करेंगे तो हम डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। क्लियर है? क्योंकि बाद में जो एंड प्रोडक्ट होगा वो किसी के मतलब का ही नहीं होगा। भाई अगर हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही हैं तो हम क्यों उस प्रोजेक्ट को यूज करेंगे? आपने चाहिए इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया हो। क्लियर है मेरी बात? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग इज अ कम्युनिकेशन इंटेंसिव, यानी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के दौरान आपको जितना ज्यादा कम्युनिकेशन कर सकते हैं उतना ज्यादा कम्युनिकेशन आपको करना है। पर इस कम्युनिकेशन में यूजर क्या कह रहा है इसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके टर्म में वो चीज दूसरी होगी और डेवलपर के टर्म में वही चीज दूसरी तरीके से डेवलप होगी। तो आपको उसकी प्रोफेशनल बैकग्राउंड, साइकोलॉजी, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उस बिजनेस को समझना पड़ेगा। जब उस बिजनेस को आप समझेंगे तभी उस बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप उस सिस्टम को नहीं समझेंगे तो आप उसके लिए कभी भी सॉफ्टवेयर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. In the present time, the software development is the market driven by high commercial aspect. The software developed should be general purpose, one to satisfy anonymous customer, and then it is customized to suit a particular application. यानी पहले आप एक जेनरिक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, फिर उसको टाइमलाइन के अंदर करने की कोशिश करते हैं। तो ये काफी प्रॉब्लमेटिक टाइम होता है। इसको इस तरह से करने से काफी प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. क्योंकि हम लोग एक तरफ कहते हैं सॉफ्टवेयर इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड, सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सॉफ्टवेयर को एक जनरल एंटिटी की तरह क्रिएट कर रहे हैं, फिर पर्टिकुलर यूजर के लिए उसको कस्टमाइज कर रहे हैं। दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। क्रिएट है बेटा? The resource may not be enough to build software that fulfill all customer requirements. It is left to the customer to prioritize the requirement and develop software to fulfill important requirement. अब requirement को भी आपको categorize करना पड़ेगा, कौन सी necessary requirement और कौन सी desired requirement और कौन सी dream requirement। अब जैसे मान लीजिए मैं टेक्स्ट एडिटर बना रहा हूं, तो टेक्स्ट एडिटर में टेक्स्ट टाइप हो सके, ये डिजायर्ड है, ये नेसेसरी है। टेक्स्ट एडिटर में स्पेल चेक करें, ये मेरी क्या हो गई, ये मेरे लिए रिक्वायरमेंट है पर नेसेसरी नहीं। और अगर मैं बोलकर टाइप कर सकूं तो ये मेरी ड्रीम रिक्वायरमेंट है। तो पहले अगर हमें है तो हमें पहले बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे हम अपनी डिजायर्ड और जो है ड्रीम्ड रिक्वायरमेंट पर जा सकते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब रिक्वायरमेंट वैलिडेशन प्रोसेस देखिए। सबसे पहले एसआरएस बनता है, उस एसआरएस बनने के साथ ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स को वैलिडेट कराने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज भी ली जाती है। अब वैलिडेशन प्रोसेस के दौरान कुछ हो सकता है, लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स आपके पास हैं, उनको अलग जॉट डाउन किया जाता है, और जो एक्शंस हम गो हेड करने के लिए कहते हैं उनको कहते हैं अप्रूव्ड एक्शन। क्लियर है? Yes, sir. रिक्वायरमेंट रिव्यू प्रोसेस, सबसे पहले आप प्लान करेंगे रिव्यू, उसके बाद आप अपने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
SRS डॉक्यूमेंट को सारे यूजर्स को, जिससे कि यूजर्स जो है SRS डॉक्यूमेंट रीड कर लें और फिर उसमें से जो उनको लगता है कमी है या जो उनकी ड्रीम रिक्वायरमेंट है, जो उनकी डिजायर रिक्वायरमेंट है, जो उनकी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, उनकी एक लिस्ट बना दे। और लिस्ट बनाने के बाद हम एक मीटिंग रखेंगे जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइज रिव्यू। हम रिव्यू कंडक्ट करेंगे, उसके बाद उस रिव्यू पे फॉलो अप एक्शन लेंगे और फिर से रिवाइज डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे, फिर से उस डॉक्यूमेंट करेंगे और तब तक चलते रहेंगे जब तक कि ये प्रोसेस हमारा कंप्लीटली रिवाइज ना हो जाए। जब हमें ये लगने लगे कि अब इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं करना है, तब तक कि हम ये काम करते रहेंगे। क्लियर है मेरी बात? Yes, कोई sir. प्रॉब्लम इसमें? No, sir. तो रिव्यू चेकलिस्ट क्या होती है? रिव्यू चेकलिस्ट ये होती है कि रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, कंप्लीटनेस है कि नहीं है, एम्बिग्विटी तो नहीं लाई कर रही है, कंसिस्टेंसी है, इसका मतलब जिसकी मीनिंग जहां पर जो है वही सब जगह जो है रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरा, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है रिक्वायरमेंट की नहीं है, और जो यूजर से हमने विल किया था वो कंफर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद ट्रेसिबिलिटी, कि हमने जो जो रिक्वायरमेंट की है वो कहाँ कहाँ जो है ट्रेस कर रही है, वो कहाँ कहाँ मैच कर रही है हमारे जो है बनाए हुए स्टैंडर्ड से, दैट इज कॉल्ड ट्रेसिबिलिटी। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. क्लियर है बेटा मेरी बात? Yes, sir. Requirement management, the process of understanding and controlling the changes to the system requirement is known as requirement management. Requirement management में जब आप प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं और कंट्रोल करते हैं तो उस चीज को रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट कहते हैं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एंड्योरिंग और वोलेटाइल रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट को आप दो तरह से भी कर सकते हैं, एक एंड्योरिंग रिक्वायरमेंट है, एक वोलेटाइल रिक्वायरमेंट है। एंड्योरिंग रिक्वायरमेंट में जो कोर रिक्वायरमेंट होती है, जिसके बगैर वो सॉफ्टवेयर उस पर्टिकुलर फील्ड का कहलाएगा ही नहीं, वो डिफाइन की जाती है। ठीक है बेटा? तो द यस सर। रिक्वायरमेंट जो कोर रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मान लीजिए आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में कोर रिक्वायरमेंट क्या है कि किताबें इशू हो सकें और किताबें रिटर्न हो सकें। तो इशू और अगर आपने ये लिया है तो ये आपकी कौन सी रिक्वायरमेंट है? एंड्योरिंग रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? जब तक LMS यानी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम चलेगा ये रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होंगी। तो जो रिक्वायरमेंट कोर रिक्वायरमेंट होती है, जो कभी भी वक्त के रहते चेंज नहीं होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? एंड्योरिंग रिक्वायरमेंट। क्लियर है? और वोलेटाइल रिक्वायरमेंट क्या होती है? जो लाइकली टू चेंज होती है ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उनको हम कहते हैं एंड्योरिंग या वोलेटाइल रिक्वायरमेंट। क्लियर है? वोलेटाइल एंड्योरिंग क्लियर हो गया? Yes, sir.
कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस चीज में? नो सर। अरुण कोई सवाल पूछ रहे थे? No, sir. रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज क्या होती है? रिक्वायरमेंट चेंज मैनेजमेंट में एलोकेटिंग एडिक्वेट रिसोर्सेस, क्योंकि सारा चीज किस चीज का होता है? रिसोर्सेस का होता है। अगर हमें रिसोर्सेस मिलते जाएंगे हम काम करते जाएंगे। उसके बाद एनालिसिस ऑफ ए रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट है उसकी एनालिसिस। जब एनालिसिस हो जाती है तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट या SRS। क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी, जो जो रिक्वायरमेंट यूजर ने बताई है उसको ट्रेस करना कि ये रिक्वायरमेंट कहाँ दी गई थी, ये रिक्वायरमेंट कहाँ दी गई थी, ये रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट हमने कोई फंक्शनैलिटी बनाई है, डेवलप की है या नहीं डेवलप की है। इन सब चीजों को आप बताएंगे। ठीक है? देन एस्टैब्लिशिंग द टीम कम्युनिकेशन। टीम कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टीम कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए आपको एक स्पॉक बनाना पड़ेगा जो है टीम में कम्युनिकेट करेगा। सब लोग नहीं कम्युनिकेट करेंगे। और एक SOP बनानी पड़ेगी, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जिनको फॉलो करके आपकी टीम में कम्युनिकेशन कंडक्ट किया जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. फिर एक बेसलाइन क्या होती है? बेसलाइन ये होती है जिससे आप जो है कंपेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए पिछली बार आपके जो मार्क्स हैं वो क्या हो जाएंगे आपके लिए? इस बार के मार्क्स की बेसलाइन हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? तो बेसलाइन वो लाइन होती है जिससे आप कंपैरिजन कंडक्ट करते हैं। क्लियर है बेसलाइन के बारे में? Yes, sir. Generally, the baseline may be a single work product or a set of work product that can be used as a logical basis for comparison. A baseline may also be established whose work product meets certain criteria as the basis for subsequent selected activities. जैसे होता नहीं है, जब आप कोई तैयारी करते हैं तो आप लोग जब एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो आप ये सोच के चलते हैं कि इतने चैप्टर हम इतने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो वो जो आपने सोच के रखा है, जो आपका फॉरवर्डेड चीजें हैं, वो आपकी क्या है? वो आपकी बेसलाइन होती है। फिर आप कंपेयर करते हो कि हम अपने बताए गए हुई चीज जगह से आगे चल रहे हैं या उससे पीछे चल रहे हैं। ऐसा कंपैरिजन होता है कि नहीं होता है? कि पिछली बार मेरे 74 मार्क्स आए थे, इस बार मैं 85% मार्क्स लाऊंगा तो मेरा परफॉर्मेंस अप हुआ, नहीं तो मेरा परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुआ। Down. Yes, sir. वो 74 मार्क्स आपकी बेसलाइन हो गई कि नहीं हो गई? Yes, sir. जैसे जब आप लोग नए नए आते हैं तब हमें आप लोग की परफॉर्मेंस के बारे में तो मालूम नहीं होता है। तो जो इस तरह से रिस्पॉन्स करता है हम उससे उतनी ही उम्मीदें लगा लेते हैं। ऐसा होता ही नहीं होता है? कभी कहते सुना होगा पिछली बार तो तुमने ऐसा किया था, इस बार तुमने ऐसा कर दिया। तो जो पिछली बार है वो क्या है? Baseline. बेसलाइन है। क्लियर है? Yes, sir. Such activities may be attributed with a formal approval. क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, जिसे QFD कहते हैं। QFD is a management technique that translate the need of customer into technical requirement for software. Originally developed in Japan and first used as at the Kobe shipyard of the Mitsubishi Heavy Industry Limited in the early 1970s. QFD से concentrate on maximizing customer satisfaction from the software engineering process. अपना प्रोसेस ही इतना अच्छा कर लो कि जो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम हो।
means we are working for the satisfaction of the customer, not for the satisfaction of a particular product. हम क्वालिटी पे ज्यादा जो है डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं रादर हम पर्सन पे. अब आप जैसे देख लीजिए कि नोकिया BL5C की बैटरी सबने नोकिया ने रिकॉल कर ली थी कि नहीं कर ली थी? क्यों कर ली थी? क्योंकि उसमें फॉल्ट आ गई थी, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ गई थी, इसलिए उसने जहां जहां दी थी वहां से रिवर्स कर ली, रोल बैक करा ली. तो इससे कस्टमर के अंदर क्या होगा? सेटिस्फेक्शन आएगा कि नहीं आएगा? कि अगर मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ रहा है तो हमारा वेंडर हमारा सामान रोल बैक करा लेगा. इसी तरह होंडा ने अपनी गाड़ियां रोल बैक कराई थी. क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर. मान लीजिए कोई आपको फॉल्ट लग जाती है तो आप फॉल्ट बताइए कि फॉल्ट है और उस फॉल्ट का समाधान करिए, तभी तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होगा. To accomplish this, QFD emphasize an understanding of what is valuable to customer and deploy these value throughout the engineering process. QFD identify 3 types of requirement. Normal requirement, the objective and goals that are stated for a product or system during meeting with the customer. If these requirements are present, the customer is satisfied. The example of normal requirement may be requested: graphical display, specific system function, defined level of performance. यानी ये कॉमन चीजें हैं जिसको यूजर देखना चाहता है कि ये हमारे सिस्टम में इनबिल्ट हैं या नहीं. अगर होंगी तो एक्सेप्ट कर लेगा और नहीं होंगी तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा. दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिक्वायरमेंट. उसके बाद क्या होता है? एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट. क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मिल जाएगा तो हम ज्यादा हैप्पी हो जाएंगे. These requirements are implicit to the product or system and may be so fundamental that customer do not explicitly state. Suppose इसका मतलब यह होता है कि अगर आपने सिस्टम बनाया है तो वो करेक्ट आंसर ही आपको देगा, और अगर ये एब्सेंस होती हैं तो डिससेटिस्फैक्शन कैरी आउट होता है. कि मान लीजिए आपने जो UI बनाया यानी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस बनाया, वो इजी तो है इंटरेक्ट करने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ऑपरेटर उसको यूज नहीं कर पाएगा या ऑपरेटर को प्रॉब्लम हो जाएगी. ओवरऑल ऑपरेशन करेक्टनेस एंड रिलायबिलिटी, ईज ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन. तो ये क्या है? आपके एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट है. और एक्साइटिंग रिक्वायरमेंट क्या है? कि अगर वो होंगे चाहे नहीं होंगे उससे कोई उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर वो आपने दे दिए तो जो है कस्टमर ओवर सेटिस्फाई हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज रिक्वेस्टेड विद स्टैंडर्ड फीचर. द डिलीवर प्रोडक्ट कंटेन ए नंबर ऑफ पेज लेआउट कैपेबिलिटी दैट आर क्वाइट प्लीजिंग एंड अनएक्सपेक्टेड. जैसे डिजाइन आप कर सकें, आप नए नए लेआउट बना सकें, ये सारे फीचर्स भी अगर आपने दे दिए तो यूजर को नो डाउट ज्यादा प्लेजेंट लगेगा, प्लीजिंग लगेगा, और वो उसके एक्सपेक्टेशन के बाहर होगा. क्लियर है मेरी बात आपको? यस सर. Yes, sir. अब आता है डिसीजन टेबल. डिसीजन टेबल क्या होती है? टेबल आर कंपोज ऑफ रोज एंड कॉलम. Each row corresponding to a single rule with the column defining the condition and action of the rule. Each decision corresponds to a variable related or predicted whose possible values are listed among the condition alternative. अगर ये पर्टिकुलर ऑप्शन आता है तो मुझे क्या कंडक्ट करना है?
एक्स ऑप्शन आता है तो मुझे क्या कंडक्ट करना है, एक्स अगर ट्रू होगा तो मुझे क्या करना है, एक्स अगर फॉल्स होगा तो मुझे क्या करना है। हर तरह के एक्शन हम वहां पर डिफाइन कर देते हैं। तो इस तरीके से हम पूरी एक टेबल बना लेते हैं जो कंक्लूसिव ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स होती है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Many decision table include their condition alternatives that don't care symbol. A hyphen using don't care can simplify that decision table, especially when a given condition has a little influence on the action. मतलब don't care का मतलब ये है कि अगर उसका कोई भी इफेक्ट आपके पूरे परफॉर्मेंस पे नहीं पड़ रहा है तो हम उसको डोंट केयर सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि एक हाइपन सिंबल होता है। क्लियर है? Yes, sir. डिसीजन टेबल कंसिस्ट ऑफ 4 क्वाड्रेंट। डिसीजन टेबल के 4 क्वाड्रेंट होते हैं। एक कंडीशन स्टब होता है, कंडीशन रूल होते हैं, फिर एक एक्शन स्टब होता है, फिर एक्शन रूल होते हैं। कंडीशन स्टब में आप कंडीशन बताते हैं और वो कंडीशन रूल में रूल बताते हैं कि कब वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। जब होगी तो हम एक्शन स्टब में जाते हैं और एक्शन रूल्स को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है? Yes. Yes, sir. The condition state contains of the condition being examined. Condition entries are used to combine condition into decision rules. The action step describe the action to be taken in response to decision rules, and the action entry quadrant relate decision rules to action. तो कंडीशन स्टेट और डिसीजन स्टेट रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। एडवांटेज क्या होता है डिसीजन टेबल का? इजी टू यूज होते हैं, आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। इजी टू मॉडिफाई, आप आसानी से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं डिसीजन टेबल को। कम्युनिकेशन आसान हो सकता है बिटवीन मैनेजर एंड एनालिस्ट। डिसीजन रूल्स आर क्लियरली स्ट्रक्चर्ड, फैसिलिटेटेड, मोर कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन इज इजीली प्रिपेयर्ड। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई उसका बहुत बड़ा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें आपको इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम आए। क्लियर है? Yes, sir. डिसएडवांटेज, कैनॉट लिस्ट ऑल अल्टरनेटिव्स, क्योंकि कॉम्पैक्ट लोकेशंस पे आप कॉम्पैक्ट साइज का बनाते हैं डिसीजन टेबल, तो यस और नो होता है, ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स आप उसमें डिपिक्ट नहीं कर सकते। दूसरा, वी कांट डिपिक्ट द फ्लो, हम फ्लो को भी डिपिक्ट नहीं कर सकते। तो जब फ्लो को डिपिक्ट नहीं कर पाएंगे, ज्यादा ऑल्टरनेटिव नहीं डिपिक्ट कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये लिमिटेशन हमारे साथ हो जाती है जब हम इसका यूज करना शुरू करते हैं। समटाइम्स इट इज नॉट इजी टू ट्रांसलेट, कुछ समय ऐसा होता है जब आप इसको आसानी से ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते हैं, समझ भी इनटू योर ओरिजिनल रिक्वायरमेंट। क्या रूल बनाना है, क्या सेगमेंटेशन करना है, वो आप आसानी से डिसीजन टेबल से नहीं कभी कभी समझ सकते हैं जब आपके डिसीजन बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, जब आपको एक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स एक्शन परफॉर्म करने होते हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस थे। इन डिसएडवांटेजेस में कोई प्रॉब्लम आपको? No, sir. No, sir. A decision tree is a decision support tool that use tree like graph, जिसमें ब्रांचेस होंगी
or model of decision and their possible consequences including chances, event outcome, resource cost and utility. The decision tree is a decision support tool that uses a tree-like graph or model of decision and their possible consequences. अगर x कंडीशन ट्रू होगी या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ट्रू होगी तो क्या करना है, फॉल्स होगी तो क्या करना है, और उसका आउटकम क्या है, कितनी रिसोर्सेज लगेंगी, कितनी यूटिलिटी होगी, ये सारी चीजें आप डिसीजन ट्री के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं. ये सारे टूल्स हैं जो आपको डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटीज के लिए यूज किए जाते हैं. क्लियर है इनके बारे में? कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? नो सर, नो सर. No, sir. It is one way to display an algorithm. Decision tree are commonly used in operational research, especially in decision analysis, to help identify a strategy which is most likely to reach a goal. If in practice decisions have to be taken online, we know with no recall and incomplete knowledge, a decision tree should be paralleled by a probability model as the best choice or a online selection model. देखिए, जब कभी आप कोई गेम खेलते हैं तो आप अपने सारे मूव्स को फिगर आउट कर लेते हैं कि अगर x मूव चलेंगे तो कहाँ तक पहुंचेंगे, y मूव चलेंगे तो हम कहाँ तक पहुंचेंगे, अगर y मूव पे हम छोड़ देते हैं तो x हमारा किस किस पॉइंट को एक्वायर कर सकता है. या आपने पिछली बार AI पढ़ा था तो उसमें ये सारी चीजें आपने देखी थी कि नहीं थी? Yes, sir. Another use of decision tree is a descriptive means for calculating conditional probabilities. Advantages क्या है? Decision tree are simple to understand and interpret. People are able to understand decision tree model after a brief explanation. थोड़ा सा भी अगर एक्सप्लेनेशन दे देंगे तो लोग डिसीजन ट्री को समझ सकते हैं आसानी से. Have a value even with a little hard data. आप इसको डिजाइन कर सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा भी डेटा है. इसके सारे पॉसिबल सिनेरियोज आप बना सकते हैं. जैसे आपने एक गेम का नाम सुना होगा, जियोपैर्डी. जियोपैर्डी गेम का नाम सुना है? No, sir. इसमें होता क्या है कि लोगों को टास्क दे दिया जाता है, एक ग्रुप को टास्क दे दिया जाता है कि एक ऑब्जेक्ट पे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे पॉसिबल क्वेश्चन बनाओ. जैसे मान लिया मैंने टास्क दे दिया MS धोनी. MS धोनी कैन बी अ फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडिया, द कैप्टन हु हैज वन द वर्ल्ड कप इन 2011, मोस्ट renownedly known finisher. ठीक है ना? इस तरह से MS धोनी के ऊपर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन जाएंगे और जो टीम इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बना लेती है उस टीम को हम जिता देते हैं. बात समझ में आई ना? Yes, sir. तो ये कहलाती है जियोपैर्डी. इसलिए आप जो है इसमें थोड़ा सा भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, थोड़ा सा भी आपके पास डेटा है तो आप इसमें बड़ी आसानी से चीजों को फुलफिल
कर सकते हैं। क्लियर है? Yes, sir. Worst and best and expected values can be determined for different scenario. It uses a white box model. White box का मतलब क्या? जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसे रिजल्ट आ रहा है इसको भी चेक करता है। खाली यही नहीं चेक करता है रिजल्ट क्या है, रिजल्ट आया तो कैसे रिजल्ट आया उसको भी चेक करेगा। एंड कैन बी कंबाइंड विद अदर डिसीजन टेक्निक। इसकी जो मॉड्यूलरिटी है, जो दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन की कैपेबिलिटी है, वो सबसे ज्यादा है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो आज फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में इसके आगे पढ़ाई करते हैं। अब तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. No, sir. ट्यूट सबने जमा कर दी है? कोई भला Yes, sir. ना जमा? यस सर कर दिए। सर मेरा सेकंड सबमिट नहीं हुआ तो मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है सर। हाँ, आपका व्हाट्सएप मिल गया रंजीत जी। और यस सर वो और कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अब तक ना किया हो? यस सर। सौरभ आपने नहीं की अभी? नो सर। क्यों सर? सर टाइम नहीं मिल रहा थोड़ा इसलिए। बेटा कर डालो। बेस्ट सर कर दूंगा सर आज टाइम निकाल के सर। हाँ टाइम सर हमने भी नहीं किया, आज सबमिट कर देंगे। बेटा टाइम हम भी नहीं अपने निकलता, आपको निकालना पड़ता है। ये सर वही कह रहा हूँ सर, टाइम निकाल के आज कर दूंगा। हाँ क्योंकि देखिए हम लोग भी टाइम निकाला ही करते हैं कहीं ना कहीं। प्लीज हम जो लोग बनाने में टाइम निकाल लेते हैं तो आप लोग करने में तो टाइम निकाल लिया करो। यस सर यस सर। कि डिले होती है, हमको भी बेटा मार्क्स चढ़ाने देना, इसलिए कह रहा हूँ। आज मैं सर आज कर दूंगा। शाम तक के आपकी क्विज शेड्यूल कर दूं सरप्राइज, ठीक है? और आपको मैसेज मिल जाएगा, क्लास के दौरान हम उसको कर लेंगे, ठीक है? Yes, sir. Yes. मतलब हम करेंगे उसको क्लास के दौरान ही, जिससे कि आपको पता लग जाए, यानी क्लास खत्म होने के बाद जो टाइम हम लोग पास रहता है ना, उसमें हम लोग कंडक्ट कर लेंगे, ठीक है? उसमें तो कोई इशू है नहीं, उस समय तो टाइम भी निकल आएगा। क्यों है सौरभ? यस सर। तो फिर कल पहला क्लास है, लेकिन शायद कल पहला क्लास मेरा ना होके शायद राम प्रताप सर का होना है, ठीक है? मेरा 4th क्लास होगा, तब 4th क्लास में मैं टेस्ट भी कंडक्ट कर लूंगा उसको, ठीक है? तो आपके 10 टेस्ट होने हैं, तो उसी हिसाब से फ्रैगमेंटेशन चीजें शुरू हो जाएंगी। कोई और इशू जो अभी तक ना क्लियर हुआ हो, कोई चीज ना आपको समझ में आई हो? तो फिर मीटिंग क्लोज करते हैं। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you.